हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग प्रकाश तथा प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन का 7वां लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 7वां लेक्चर। और इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग अवतल दर्पण में F बराबर R/2 को प्रमाणित किया था। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग उत्तल दर्पण में F बराबर R/2 को सिद्ध करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं यहाँ पे हमें उत्तल दर्पण में F बराबर R/2 को सिद्ध करना है। ये तो सबसे पहले करते क्या है, हमें F बराबर R/2 को प्रमाणित करना है, वो भी उत्तल दर्पण। तो सबसे पहले एक उत्तल दर्पण बनाते हैं। ये हमने एक उत्तल दर्पण बनाया और इधर से हमने पेंट कर दिया, ये कलई कर दिया। ठीक है, अब देखिए ये उत्तल दर्पण कैसे है, क्योंकि उत्तल दर्पण का परिभाषा क्या जानते हैं। उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह उठा हुआ होता है, उभरा हुआ होता है। परावर्तक सतह कौन सा होता है, जिधर से हम अपना चेहरा देख सकते हैं। जैसे ये उत्तल दर्पण है, इधर से हमने पेंट कर दिया तो इधर खड़े हो जाएंगे तो चेहरा तो दिखेगा नहीं, इधर खड़े होंगे तो चेहरा दिखेगा इसमें। ठीक है, जैसा भी दिखे, लेकिन इधर से खड़े होने पर चेहरा इसमें दिखेगा। तो ये परावर्तक सतह है। ठीक है, तो इसका परावर्तक सतह उठा हुआ है ऊपर की ओर, तो ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। बात समझ में? अब इस उत्तल दर्पण में हमें F बराबर R/2 को प्रमाणित करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका एक मुख्य अक्ष खींच लेते हैं। ऐसे ये क्या है, मुख्य अक्ष है। अब मुख्य अक्ष पर क्या होता है, यहाँ पर इसका फोकस बिंदु F होता है और यहाँ पे वक्रता केंद्र C होता है। ठीक है, इधर देखिए, इधर वक्रता केंद्र C क्यों होगा, क्योंकि ये जो वृत्त बनेगा ये पूरा एक ऐसे वृत्त बनेगा, तो वृत्त का केंद्र इधर होगा। क्योंकि उत्तल दर्पण क्या होता है, किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। तो ये खोखला अगर गोला है, जैसे मान लीजिए ये कल्पना कीजिए कि ये ऐसे पूरा गोला होता तो इसका केंद्र यहाँ पर न होता, तो इसका वक्रता केंद्र इधर है। जिधर वक्रता केंद्र उधर क्या है, फोकस बिंदु, और यहाँ पे इसका ध्रुव P है। ठीक है, अब देखिए इसका किरण आरेख खींचते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये मुख्य अक्ष के समांतर एक आपतित किरण ले जाएंगे। ये मुख्य अक्ष के समांतर क्या है, आपतित किरण है। अब जो भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो कहां से होकर जाती है, या तो फोकस से होकर जाती है या फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, अवतल दर्पण में ऐसे फोकस से होकर जा रही थी, मतलब फोकस से होकर डायरेक्ट जाती है, लेकिन इसमें उत्तल दर्पण में फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। क्योंकि देखिए ये परावर्तन के बाद ये कहाँ चली जाएगी, ये इधर चली जाएगी। तो ये ऐसे इसको डॉट डॉट से ऐसे मिलाते हैं, ये काल्पनिक रेखा है। ठीक है, ये ऐसे चली जाएगी एकदम सीधा है। ये बात समझ पा रहे हो। जैसे मान लो खुद से कल्पना करो कि हमने यहाँ से एक गेंद को ऐसे तेजी से फेंका, ऐसे एक गेंद को यहाँ से फेंका, तो ये गेंद टकराने के बाद ये ऊपर की ओर चली जाएगी, क्योंकि ये ऐसे झुका हुआ है तो टकराएगी और गेंद ऊपर की ओर चली जाएगी। और इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये कहाँ से होके जा रही है, फोकस से होके जा रही है। पिछले लेक्चर में भी बताया था कि अगर कहीं भी हमें अभिलंब खींचना हो, कहीं भी गोलीय दर्पण में अगर अभिलंब खींचना हो तो वो हमेशा वक्रता केंद्र से खींचा जाता है। ठीक है, तो जहां पे आपतित किरण हो रही है वहां पे हम एक अभिलंब खींच रहे हैं, ये अभिलंब है। ठीक है, ये अभिलंब है। अब देखिए ये अभिलंब हो गया। अभिलंब हमेशा कहां से खींचते हैं, वक्रता केंद्र से खींचते हैं। अब देखिए ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच कौन सा कोण बनता है, आपतन कोण I। ये हो गया आपतन कोण, ये आपतन कोण I है। तथा अभिलंब और परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण है ना, तो परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या कहलाता है, परावर्तन कोण R। ये परावर्तन कोण R। ठीक है, अब देखिए यहां से हम नाम दे लेते हैं कि A और B, A भी एक आपतित किरण है। अब यहां पर देखिए, यहां से ये जो अभिलंब है और ये किरण है, तो ये शीर्षाभिमुख कोण, जैसे मान लीजिए कि ये ऐसे और ये ऐसे है, तो ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होते हैं शीर्षाभिमुख कोण से। तो ध्यान से देखिए ये R जो है, यहाँ से इसको ऐसे ढक लीजिए, ये वाला जो पार्ट है इसको हमने ऐसे ढक लिया, तो ये R
और ये मतलब देखिए एक रेखा ऐसे जा रही है और एक रेखा ऐसे आ रही है, एक रेखा ये जा रही है और एक रेखा ये ऐसे आ रही है, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वही तो यहाँ पर भी बनेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये आर, तो ये भी क्या हो जाएगा? आर। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण क्या हो गए? बराबर हो गए। अब एक और चीज हमने पढ़ा है कि मान लीजिए कि ये दो किरण समानांतर है, अगर एक रेखा ऐसे गुजर रही है तो ये कोण और ये कोण दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये ऐसे होते हैं ना, तो यहाँ पर देखिए ये किरण ये ऐसे, ध्यान से देखिए ये किरण और ये रेखा ये दोनों एक दूसरे के क्या है? समांतर है। तो समांतर है और एक किरण ऐसे गुजर रही है, ये ऐसे नहीं, ये देखिए ये किरण और ये किरण समानांतर है, तो ये रेखा ऐसे गुजर रही है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों क्या होगा? बराबर होगा। ये आई और ये आई, मतलब ये दोनों आई हो जाएंगे। ये बात समझ पा रहे हो? यहाँ से ऐसे देखिए ये एक रेखा ऐसे गुजर रही है, एक समानांतर और ये दूसरी, दोनों एक दूसरे के समानांतर है। हमने ये रेखा ऐसे खींचा, ठीक है, तो ये कोण और ये कोण दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो अब इसको देखते हैं यहाँ कैसे लिखेंगे। अच्छा एक चीज सबसे पहले जरूरी क्या होता है कि इसको मतलब प्रूफ करने से पहले इसका लैंग्वेज लिखना जरूरी होता है। इसका लैंग्वेज हम कैसे लिखेंगे? तो ध्यान से देखिए, हमने पहले उत्तल दर्पण बनाया है, तो क्या लिखेंगे? माना एम डैश एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P है। एम डैश एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, वक्रता केंद्र C और फोकस बिंदु F है। ध्रुव P है, वक्रता केंद्र C और फोकस बिंदु F है। ठीक है, फिर लिखेंगे इसमें इसके मुख्य अक्ष देखिए, इसके मुख्य अक्ष के समांतर AB एक आपतित किरण हो रही है और दर्पण AB एक आपतित किरण आ रही है और दर्पण से परावर्तन के बाद ये कहां से होती हुई प्रतीत हो रही है? मतलब कहां से जाती हुई प्रतीत हो रही है? फोकस से, क्योंकि कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो या तो फोकस होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। इसके मुख्य अक्ष के समांतर AB एक आपतित किरण है जो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस F से जाती हुई प्रतीत होती है। इतना हमें लैंग्वेज में लिखना है, इतना बहुत है। ठीक है, उसके बाद अब इसको हम प्रूफ करेंगे। तो देखिए कहां से हमने क्या किया? शुरुआत में एंगल ए बी, कौन सा एंगल बराबर था? इसको नाम दे दीजिए। देखिए ए बी, ये नाम दे देते हैं पी तो हो गया है ना, इसको नाम दे देते हैं हम, कुछ और नाम दे देते हैं, एल नाम दे देते हैं और इसको हम नाम दे देते हैं एल, इसको नाम दे देते हैं क्यू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्यू बी और एल, एंगल क्यू बी एल। अच्छा एक चीज और, उससे पहले ये आपतित किरण और परावर्तित किरण, मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए बी क्यू बराबर क्यू बी एल, एंगल क्यू बी एल परावर्तन के नियम से ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। यानी कि एंगल आई बराबर एंगल आर, मतलब ये कोण आई बराबर कोण आर, ये बराबर हो गए। फिर
एंगल क्यू बी एल, एंगल क्यू बी एल बराबर, एंगल क्यू बी एल किसके बराबर था? एफ बी सी, शीर्षाभिमुख कोण से, एंगल एफ बी सी शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, अब देखिए एक और चीज, तथा एक और चीज हमने क्या देखा था कि ये वाला एंगल ध्यान से देखिए, एंगल ए बी क्यू, एंगल ए बी क्यू बराबर ये वाला एंगल ए बी क्यू बराबर, ये एंगल किसके बराबर था? ये आई के बराबर था ना ये, तो क्या लिखेंगे इसको? एफ सी बी, एंगल एफ सी बी। ठीक है, तो इसको हमने चलिए ठीक, एंगल ए बी क्यू बराबर एफ सी बी, तो ये आई हो गया और ये आर हो गया, और हम लोग पहले ही प्रूफ कर चुके हैं आई आर के क्या है? बराबर है, यानी कि आई ए बी क्यू और एफ सी बी दोनों बराबर है। अब चूंकि त्रिभुज एफ सी बी में, एफ सी बी में, एफ सी बी में क्या है? एफ बी सी, एफ बी सी बराबर एफ सी बी बराबर एफ सी बी, ये दोनों बराबर हो गए। समझ में आया कैसे? देखिए एफ बी सी आर है और एफ सी बी आई है, और आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ये तो पहले ही लिख चुके हैं। एंगल एफ बी सी ये एंगल आर है और ये एंगल आई है, तो ये दोनों कोण बराबर होते हैं। अब दोनों कोण बराबर हो गए, मतलब एक त्रिभुज के दो कोण बराबर हो गए, तो वो त्रिभुज कौन सा होगा? वो त्रिभुज समद्विबाहु होगा। ये एंगल और ये एंगल, मतलब एक त्रिभुज के दो एंगल बराबर हो गए, तो वो त्रिभुज समद्विबाहु होगा। ठीक है, अतः त्रिभुज एफ सी बी समद्विबाहु है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, अब ये समद्विबाहु त्रिभुज हमने क्यों बोला? क्योंकि बराबर कोण के सामने वाली भुजा बराबर होती है, बराबर कोण के सामने वाली भुजा बराबर होती है। मतलब देखिए ये आई के सामने वाली भुजा क्या है? ये है, और आर के सामने वाली भुजा क्या है? ये है। आई के सामने वाली भुजा ये, आर के सामने वाली भुजा ये, और दोनों भुजा बराबर होगी, तो ये त्रिभुज समद्विबाहु नहीं होगा? होगा। अतः क्या लिख लो यहाँ पे लिख लेते हैं सी एफ बराबर एफ बी, सी एफ बराबर एफ बी। ये बात क्लियर है? सी एफ बराबर एफ बी। अब यहां देखते हैं, देखिए इसमें करना कुछ नहीं है, बस पहले क्या करना था, शुरुआत में एंगल आई और आर बराबर है, परावर्तन के नियम से एंगल ए बी क्यू बराबर क्यू बी एल, ए बी क्यू बराबर क्यू बी एल, परावर्तन के नियम से बराबर है। ठीक है, उसके बाद एंगल आर इसके बराबर होगा, सी बी एफ के बराबर होगा, क्यों? शीर्षाभिमुख कोण से ये बराबर हो गए। फिर आई और ये आई एक समानांतर रेखा है और उसको एक प्रतिच्छेद करेगी रेखा, तो ये आई और ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ये आई हो गया, ये आर हो गया, तो एक त्रिभुज में आई और आर दिया है, तो आई और आर तो बराबर होते हैं। हमने यहाँ पे लिखा है ना, एंगल आई बराबर क्या होता है? एंगल आर होता है। तो परावर्तन के नियम से आई और आर दोनों बराबर है, तो जब दोनों बराबर हो गए तो त्रिभुज क्या हो गया? समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। समद्विबाहु त्रिभुज हो गए तो दो भुजा बराबर हो गई, एफ सी बराबर एफ बी, ये हो गया। इसके बाद क्या लिखते हैं? देखिए ये जो बी है टी के निकट, मतलब बी को मानते हैं कि पी के निकट है। ऐसे क्यों मानते हैं? क्योंकि देखिए जब हम किरण आरेख बनाते हैं तो ये जो समानांतर किरण आती है ना, ये मुख्य अक्ष के बहुत ही निकट आती है। हमने इसको समझने के लिए इतना दूर बनाया है, लेकिन वास्तव में क्या होता है कि ये पी के बहुत ही निकट आती है किरण। ठीक है, तो इसको क्या मानेंगे? यदि बी पी के निकट हो, यदि बी पी के निकट हो। अब सोच के देखिए यहाँ पे यदि बी और पी एक दूसरे के निकट हो, तो ऐसा सोचिए, तो यहाँ पे देखिए
ये मान लीजिए कि यहाँ पर P है और यहाँ पर एक बिंदु यहीं पे इसके पास में, ये बिंदु यहाँ पे आ जाता, ये बिंदु P है और ये C है। तो C से P की दूरी और C से B की दूरी लगभग क्या हो, बराबर होगी, क्योंकि लगेगा कि दोनों क्या है, एक समान देखा है, एक समान लंबाई है इसकी। बात समझ पा रहे हो? तो CP और CB दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। यदि B P के निकट हो तो क्या लिखेंगे हम, CP बराबर CB, CP बराबर CB, या फिर ऐसे भी लिखेंगे, देखिए FP बराबर FB, ये भी लिख सकते हैं, FP बराबर FB, तो इसी को लिखते हैं। तो FP बराबर FB होगा ना, क्योंकि ये जब एकदम से इसके निकट आ जाएगा तो FB मतलब B यहाँ से होगा, तो FB और FP दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो FP बराबर FB, ठीक है, ये हो गया। अब एक और चीज यहाँ देखिए, ये यहाँ पे क्या है, ये फोकस बिंदु है, तो फोकस बिंदु को हम लोग क्या लिखते हैं, F, यहाँ से यहाँ तक F है और ये वक्रता केंद्र C है, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या है, R है, यहाँ से दूरी F और यहाँ से दूरी R। अब यदि मान लीजिए कि हम PC लिखना चाहते हैं, PC किसके बराबर होगा, क्योंकि PC देखिए, ये जो PC है PF प्लस FP, मतलब कि PF प्लस FP दोनों को जोड़ दिया जाए तो PC के बराबर होगा, PF प्लस FP बराबर PC, ऐसा लिख सकते हैं। तो PF प्लस FC होगा, ठीक है। तो PC क्या है, PC तो R है, देखिए PC क्या है, PC R है। PF, ये देखिए, ये PF को वैसे ही छोड़ देते हैं और FC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए ये FC है ना, FC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, FB लिख सकते हैं, यहाँ से FB किधर है, ये FB लिख सकते हैं। FCF को हम लोग ये PF को ऐसे ही छोड़ देते हैं, प्लस FC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, FC को लिख सकते हैं FB, R बराबर, फिर देखिए ये PF को वैसे ही रख दीजिए, FB देखिए, FB किसके बराबर है, फिर से FP के बराबर है ना, ये FB किसके बराबर है, FP के बराबर है, तो R बराबर PF और ये FP लिखे या PF लिखे बात वही है। तो PF कितना होगा, 2PF और R 2, PF क्या है देखिए, तो ये PF क्या है, F है, तो F बराबर कितना हो जाएगा, R बटे में 2, ठीक है। तो ये F बराबर क्या हो गया, R/2, अवतल दर्पण में F बराबर R/2 प्रमाणित हो गया, ठीक है। तो इसे अच्छे से नोट कीजिए और ये लैंग्वेज लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि लैंग्वेज नहीं लिखेंगे आप लोग तो मार्क्स कट जाएगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। स्टेट बोर्ड मतलब जो आप लोगों का बोर्ड एग्जाम होगा इसमें पूछता रहता है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है, लगभग 4 नंबर में पूछता है, तो लैंग्वेज लिखना बहुत जरूरी होता है, तो इसको अच्छे से नोट कीजिए। अगले लेक्चर में हम लोग इसके आगे का कुछ करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना है, नोट कीजिए।